अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक और मैं हूं आपका मेज़बान वली दबीर। नाज़रीन, आज नसरुल्लाह साहब जो हैं अपनी निजी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क हैं, लेकिन वो ऑडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज का जो टॉपिक है उससे मतलब आपको बताता चलूँ तो आज जो है बात करेंगे हम इलेक्शन से मतलब, और तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। अगर हम होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है, ये कहना था नवाज शरीफ का। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख बहुत करीब आ चुकी है। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर के साथ अवाम में पहुंच चुकी हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, हत्ता के TLP ने भी अपना मंशूर पेश कर दिया है। लेकिन अब तक सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाने वाली नून लीग ने अभी तक इलेक्शन 2024 के हवाले से कोई मंशूर पेश नहीं किया। हालांकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसों में जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह माजी में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जलसों में गरज चमक नजर आती है, उसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। इस सेक्शन में हमारा साथ देंगे सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक जो कि बैरून मुल्क हैं, जबकि फवाद अहमद सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे। नजम अली खान हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और लिहाज अली ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम रुख करेंगे नजम अली खान का। नजम साहब, बताइएगा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपना मंशूर पेश कर रही हैं और एक्टिव हैं, काफ़ी वर्कर कन्वेंशंस किए जा रहे हैं, जो हैं जलसे किए जा रहे हैं, ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जलसे ज़रूर किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन अभी तक मंशूर क्यों नहीं पेश किया गया? वली जी, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस पर बिलावल भुट्टो सरदानी ने भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मंशूर नहीं पेश कर सके। अगर जो तनकीद तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अमूर पर भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं शेर का शिकार करने के लिए आया हूँ। वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये एक मंशूर वाली बात है। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त लगती है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मंशूर लेकर जलसों में पहुंची हुई है, बिलावल भुट्टो सरदारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब आपने कहा कि TLP जो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर समझी जा सकती है, वो मंशूर दे चुकी है, जमात इस्लामी दे चुकी है, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं दे रही? तो इसमें पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर कल सुबह 11:30-12 बजे जो है, इधर से कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये ऐड कर लें कि नवाज शरीफ जो है जब आए तो बड़े दावे किए जा रखे थे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि वो मुआशी टीम से भी मिले, लेकिन मंशूर आखिर इतना उसमें ताखिर क्यों सामने आ रही है? देखिए, अगर आपने ऐसे वादे करने हैं जो पूरे नहीं करने, आपने सिर्फ बड़कें लगानी है, आपने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ये कहना है कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, हम यहाँ पर 20 अरब दरख्त लगा देंगे, हम फलां कर देंगे, तो फिर तो आप जो मर्जी घड़ के कह दें। तनख्वाहें डबल करने की बात करनी है, आप तनख्वाहें डबल कर दें। अगर आपने लफाजी करनी है तो कर दें, लेकिन अगर आपने वाकई कुछ करना है और आपको नज़र आ रहा है कि आपकी अगली हुकूमत है, तो फिर आपको वो वादे करने पड़ेंगे जिनकी ठोस बुनियाद हो, जिनके लिए आपके पास काम हो, जिनको आप प्रैक्टिकली कर सकते हों। तो मेरा जो आपका पहला सवाल था, मैं वापस उसकी तरफ आता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मेरी इतलात के मुताबिक इस पर बड़ी वर्किंग की है, बड़ी इस पर डिस्कशन की गई है। इरफान सिद्दीकी साहब ने की, राब्ते किए गए, एक्सपर्ट से बात की गई, वसाइल को देखा गया। उसके बाद कल सुबह मुस्लिम लीग नून जो है अपना मंशूर पेश करी। और जहाँ तक देर होने की बात है तो वली एक बड़ा सादा सा एक मैं सवाल करने लगा हूँ कि मंशूर के ऊपर जो वोट डालना है, वोट कब डालना है? 8 फरवरी को। तो आज क्या है? 26 जनवरी है। अभी दिन पड़े हुए हैं। मंशूर के ऊपर आपने जो वोट डालना है उसके लिए भी दिन पड़े हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मंशूर के ऊपर अमल कब करना है, कब करना है? 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद करना है, तो तब भी अभी दिन पड़े हुए हैं। अभी आप फिक्र ना करें, मेरा ख्याल है कि एक बेहतर मंशूर सामने आ जाएगा। मंशूर को वाज़ेह तो अभी करना है ना, यही वक्त है जब आपने प्रेजेंट करना है चीज को। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत दूसरी जमातों की निस्बत एक बड़ी एक प्लस पॉइंट मौजूद है। वो प्लस पॉइंट क्या है? जैसे मरीम नवाज कल 119 लाहौर में गई, अच्छा सर, जीटी रोड पर थी। मैं एक फिक्रा मुकम्मल कर लूं, आप मुझे प्लीज फिक्रा मुकम्मल करने दीजिए, बात मुकम्मल करने दीजिए। मरीम नवाज वहां पर गई, उन्होंने वहां से ऑरेंज लाइन गुजर रही थी, उन्होंने ट्रेन गुजरती हुई देखी, उन्होंने कहा ये है मुस्लिम लीग नून का मंशूर। मुस्लिम लीग नून के पास जो आज मियां नवाज शरीफ ने बात की कि हम बिजली सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, तो उनके पास एक वादे मौजूद हैं। जब उन्होंने CPEC दिया, जब उन्होंने मेट्रो दी, जब उन्होंने ऑरेंज लाइन दी, जब उन्होंने लैपटॉप दी, जब उन्होंने मोटरवेज बनाई, जब उन्होंने GDP ग्रोथ को ऊपर लेकर गए, जब उससे पहले उन्होंने 2013 के बाद दहशतगर्दी खत्म की, जब उन्होंने उसके बाद लोड शेडिंग खत्म की, मेरे ख्याल ये सारी चीजें वाज़ेह हैं कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर डेवलपमेंट का है, तरक्की का है,
नए मंसूबों का है वो दे देंगे। सुबह सुबह क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला 11:30 बजे। जी अच्छा, ये जो बात है नजम साहब, मरीम नवाज ने भी अपने जलसे में वाज़ेह कर दी थी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब मोस्ट वेलकम। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, नून लीग जो है, जो काफ़ी ताख़ीर हो गई मंशूर पेश करने में, जहां मरीम नवाज जो है बेशक वो बातें करती रही लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक मंशूर नून लीग की जानिब से पेश नहीं किया गया, इससे मुताल्लिक़ आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अभी नजम साहब से बात कर रहे थे, ठीक है, इस बात से जुज़वी इत्तेफाक किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी हैवी कमेटी तश्कील दी इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में। उन्होंने राब्ते भी किए एक्सपर्ट से और ख़ास तौर पर इकानमी एक्सपर्ट से, ताकि मंशूर देते हुए ये चीज़ें मलूज़ खातर रहें कि उस मंशूर के ऊपर अमल दरामद भी हो सके। बुनियादी मसला ये है कि मंशूर इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें जो है उसका ऐलान कर देती हैं इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन होने के बाद, हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो सूरत हाल है, मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से दो चार है, जो मईशत की सूरत हाल है, इन हालात में अब मुमकिन नहीं है कि ऐसी बातें कर दी जाएं जिस पर अमल दरामद ना हो सके। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर चीज़ कोई गले में पड़ी थी तो वो यही पड़ी थी कि उन्होंने कहा जी कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना कर देंगे, लेकिन फिर जब उन पे अमल दरामद ना हो सका तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद शुरू कर दी गई थी। यही सूरत हाल है। मियां नवाज शरीफ वापस आए तो आपके जो है वो जहन में होगा, ये बात याद होगी आपको, तो उस वक्त एक ही नारा लगाया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ मुल्क की मैशत को संभालने वापस आ रहे हैं, मुल्क के मसाइल का हल मियां नवाज शरीफ हैं, और मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, महंगाई कम करेंगे। और आप मरीम नवाज साहबा की तकारीर निकाल के देख लें जिसमें वो कहती हैं कि हमारा मुकाबला बिजली के बिलों से है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बदअमनी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज अगर इक़्तिदार में आती है तो उसको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ये 2013 और 2017 के दौर की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया जितना क्रिटिसिज्म करता है, जिस तरीके से पब्लिक के अंदर अब लोग सवाल करते हैं, इस बात को बेशक आप जो है बाज़ औक़ात नेगेटिविटी भी पैदा होती है, लेकिन ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि अब लोग इस बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, और ख़ास तौर पे जब मैशत की बहाली के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाएं तो लोगों के सवालात भी उतने ही बड़े फिर हैवी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ने अपने आप को सर्वाइव करना है, दोबारा से जो है अपने आप को एक पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी बनाना है, तो पंजाब के साथ साथ दीगर सूबों के लिए भी उन्हें अपने मंशूर में हर उस चीज़ को पेश नज़र रखना होगा। बलूचिस्तान तो जो मांगता है, सिंध, अंदरून सिंध तो जो मांगता है, KPK के मसाइल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, वो तो जो मांगता है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की और जो है ट्राइबल एरिया जो अब मर्ज हुए हैं उनकी तरक्की लोगों के लिए अब जो है वो लाजमी हो चुकी है। क्योंकि उन इलाकों में बसने वाले जब पेशावर आते हैं, जब इस्लामाबाद आते हैं, कोयटा के लोग जब लाहौर आते हैं, इसी तरीके से अंदरून बलूचिस्तान के लोग जब कोयटा आते हैं, तो उन्हें जो एहसास महरूमी उनके अंदर पैदा होता है, वो तभी ख़त्म हो सकता है कि मुल्क की मैशत को जो है वो संभाला दिया जाए, मुल्क की मैशत अपनी डगर पर चल पड़े, और मुल्क की मैशत अपनी डगर से पर चलती है तो भी इन इलाकों के अंदर वसाइल जो है वो खर्च किए जा सकेंगे। और फिर दूसरा जो है सबसे अहम मरला होगा जो मंशूर दिया जाएगा उस पर अमल दरामद का, और अमल दरामद के लिए रिफॉर्म्स चाहिए होंगी। रिफॉर्म्स के साथ साथ जो है वो करप्शन के ऊपर अगर सही तरीके से हाथ न डाला गया तो ये भी नजम साहब भी इस बात से गवाह हैं कि इंटीरियर के इलाकों में, खास सिंध की बात करें, खास बलूचिस्तान की बात करें, तो इंटीरियर पंजाब की बात करें, तो ऐसे फंड जो हैं वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंजेबल है। चैलेंजेबल के साथ साथ अब सियासी जमातों को अपने मंशूर पर अमल दरामद करके दिखाना है, तभी जाके अवाम के अंदर उनकी पजीराई जो है बरकरार रह सकती है। जी ठीक है। इसके साथ ही सीनियर रैंकर पर्सन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बताएगा कि बिलखुसूस सिंध में जो है कैसे गहमा गहमी देखने को मिल रही है, और ये बताएगा कि बिलाल भुट्टो का 10 नुकाती जो अवामी मुआहिदा है, क्या वो मुल्क की तकदीर बदलेगा? जो दावे किए जा रहे हैं, क्या इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहले मंशूर वाली बात में मैं एक थोड़ा सा कमेंट कर दूं, फिर आगे भी चल लेंगे, बहुत टाइम है मेरा ख्याल है अभी। मंशूर का मामला ये है कि ये मंशूर जो है ना, ये लाइब्रेरी में अच्छे लगते हैं, ये नजम साहब और मलिक साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में अच्छे लगते हैं।
आम आदमी का मसला है रोटी कपड़ा मकान भुट्टो का पाकिस्तान, आम आदमी का मसला है वोट को इज्जत दो, आम आदमी का मसला है नई सोच को वोट दो, आम आदमी का मसला है नवाज मुल्क को नवाज दो। छोटे छोटे से वन लाइनर मंशूर हैं लोगों के, सिंपल सी बात है। जब भुट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान भुट्टो का पाकिस्तान, इसी तरीके से भुट्टो साहब ने लगाया कि इस्लाम हमारा मजहब है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, बस ये वन लाइन के अंदर उन्होंने जो है ना नारा एक दे दिया था। जी तो बुनियादी तौर पे मंशूर मंशूर नजम साहब जो है वो अखबार के मुदीर हैं, तो ज़ाहिर है ये पढ़ेंगे भी और उसको अंदर से निकाल के छापेंगे भी। और मलिक साहब भी, आम आदमी का मसला ये नहीं है। आप सड़क पे जाके किसी से पूछे या पंजाब में चले जाएंगे तो नवाज और एंटी नवाज वोट है, सिंध के अंदर आ जाएंगे तो भुट्टो जिंदा है, केपीके के अंदर जो है वो लिहाज भी बता देंगे कि कौन जिंदा है। अभी तक वो जी जो परवेज खट्टक साहब है वो कहते हैं मुझसे सब डरते हो सकते हैं वहां डरते हो, तो केपीके का लिहाज भी बता देंगे। तो हर जगह एक एक कोई ऐसा जो मामला है सियासी तौर पर, कोई ऐसा सियासी बुत है कि जिसको लोग पूछते हैं, और पाकिस्तान की सियासत इसी के गिर्द घूमती है। खुद इमरान खान एक बहुत बड़ा कल्ट थे। आपको नहीं लगता कि इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस काबिल भी है कि जो वोट मांग सके? तहरीक इंसाफ वाले तो वोट ही नहीं, इस बात के ऊपर ही जो है ना वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं कि जी हमारा कायद जेल में है तो उसकी मजलूमियत के ऊपर, उसकी टूटी हुई टांग के ऊपर, उसके स्ट्रेचर के ऊपर, उसके फलाना के ऊपर वोट दे दो। तो पाकिस्तान में मंशूर मंशूर अच्छी बात है, होना चाहिए, खूबसूरत प्रिंट भी करवाना चाहिए, जी लेमिनेशन भी करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन मंशूर लाइब्रेरी में रखें तो अच्छा है। बाकी अब आ जाए अब गहमा गहमी के ऊपर, कराची और उसका दारुल हुकूमत, सिंध का दारुल हुकूमत कराची और सूबा सिंध, बिल्कुल वाज़ेह सी सूरत हाल है। कराची के अंदर हम तबसरा तजिए को अहमियत देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड था कि जिसमें 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के अंदर जीत गई थी, जी और उन 14 सीटों के बजाय जो है वो 20 सीटों के ऊपर मुकाबला है। जाहिर है कि 20 सीटें थी, कुछ बाकी पीपल्स पार्टी जीती थी। तो 14 सीटें जो पार्टी जीती थी वो अब मैदान में उस तरीके से मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर सकी। इमरान खान ने खुद नारा लगाया था जब वो यहाँ से गुलशन इकबाल की सीट से खड़े हुए कि वज़ीर-ए-आज़म कराची से, उसके बाद वो कराची की बजाय मियां वाली के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, मुड़ के कराची कभी नहीं आए। 7 समंदर पार जाने से अगर उनको जो है वो किसी ने मना किया था तो उन्होंने एक समंदर पार भी आना या एक समंदर के पास भी आना बेहतर नहीं समझा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने का सबब बनी। इस वक्त ना उनका कोई जलसा नजर आ रहा है, ना कोई जुलूस नजर आ रहा है, ना कोई कैंडिडेट नजर आ रहा है, ना कोई हैंडबिल नजर आ रहा है, ना कोई पर्चा नजर आ रहा है, ना कोई इश्तिहार नजर आ रहा है, ना कोई स्टिकर जी नजर आ रहा है, ना कोई बैज नजर आ रहा है, ना कोई बंदा। बड़ी अहम बात सुने, ये जी जो एक मिथ यहाँ पे कायम है ना, नजम साहब जरा समातों को मुंजमद कीजिएगा, रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिएगा, लिहाज अली साहब आप भी, और मलिक साहब पता नहीं हमारे साथ हैं या नहीं है। अगर हम ये समझते थे ना बहैसियत सहाफी मुझसे आप, ये जो 10-12 मैंने प्रोग्राम में भी किए हैं रोड शो निकल कर, तो ऐसा महसूस होता था कि शायद किसी के आगे जब माइक करेंगे तो वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा नाम ही नहीं लेगा। यकीन करें मैं बिल्कुल हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने इसको तब्दील होते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसने शिद्दत पसंदी के बयानिए को जो इमरान खान साहब ने अपनाया था वो उसको मुस्तरद किया है। कराची के अंदर ना किसी और जगह के मुकाबले में ज्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कराची में एक बहुत तवील अरसे एमक्यूएम का यहाँ पे जोर रहा है, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। उस वैक्यूम को किसी सूरत में आकर जो है वो तहरीक इंसाफ ने पुर किया था, जी था या कराया गया था, जो भी था बहरहाल उसके अंदर वो फिट हुए थे कहीं ना कहीं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद कराची बिल्कुल खाली है। यहाँ पर जो है वो एमक्यूएम अपना तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला है। बाकी अगर आप ये सोचें कि सोराब गोट से लेके घोटकी तक और घोटकी से लेके जो है वो कश्मीर तक और कश्मीर से लेके कंदकोट और फिर उसके बाद रानीपुर और फिर आप आ जाएं जो है वो थर के इलाकों तक कोई मुकाबला है पीपल्स पार्टी का, तो मैं नहीं समझता कोई मुकाबला है। एक आखिरी गौस बख्श महर साहब की सीट हुआ करती थी जो उनके फर्जंद की शहरियार महर की शिकारपुर खानगढ़ के इलाके की, वो भी खत्म हो गई है, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी बासानी जी सिंध की हुकूमत और सिंध के मामलात को स्वीप करेगी। तो यहाँ पे तबसरा तजिया करके अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने वाली बात है। उस जगहों पे बात कर लें, हम कराची के ऊपर बात कर लें या पंजाब का जी जो है वो नजम साहब ठीक है ज्यादा बेहतर फवाद साहब, बताएंगे। आपका पीपीके में पॉइंट आ गया है और मजीद जो है इस डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक। और लिहाज अली जो है सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इससे मतलब हम उनसे बात करेंगे। लिहाज साहब ये बताएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है इलेक्शन से मतलब, और ये भी बताएगा कि इलेक्शन 2024 में इस बार जो है नौजवानों का क्या इम्पैक्ट होगा, कितना किरदार अहम होगा यूथ का इस बार। वलीद साहब, इस तरह आपने बताया पेशावर का, तो पहले पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का अमूमी खाका मैं पेश करूंगा इंतखाबात के हवाले से।
जी। अमूमी तौर पर यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 और 2018 के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलेक्टिव फॉर्म में नहीं बल्कि इंडिविजुअल फॉर्म में जो है वो इलेक्शन में उतरी हुई है। इसी वजह से जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ था या उनके मुखालिफ बना हुआ था, वो इस वक्त देखने में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा में एक जलसा किया, अगरचे वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ही का एक हिस्सा है, लेकिन जनरल खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़ी सियासी रहनुमा की आमद इस वक्त तक नहीं हुई है। बिलावल साहब की कल पेशावर में उनका जलसा है, 3 मकामात उस जलसे के लिए तब्दील किए जा चुके हैं। इस वक्त अमूमी तौर पर 2018 के इंतखाबात में जो गहमा गहमी देखने में आ रही थी, वो इस वक्त देखने में नहीं आ रही। अब आपने अच्छा। जिक्र किया नौजवानों का, तो खुद आपको पता है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो नया वोटर 18 साल की उम्र जिससे ज़्यादा हो चुकी है 2013 के बाद, उसकी एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इस पूरे अमल का हिस्सा बन चुकी है। जी। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वोटर को कैश करने की बड़ी हद तक कोशिश की है। दूसरी सियासी जमातों ने अमूमी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अगर हम देखते हैं, तो इन नौजवान वोटर को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। यही अच्छा। वजह है कि उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहीं से सबसे ज्यादा जो है वो चैलेंजेस और वहीं से सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट देखने में आया। इस वक्त जी। खैबर पख्तूनख्वा की अगर अमूमी तौर पर मैं खाका पेश करूं, 4 डिवीजन है इस वक्त इसके, जो है सटर डिस्ट्रिक्ट, सदरन एरिया, इसके अलावा माड़ाकंड डिवीजन और हजारा। अमूमी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कामयाबी हासिल कर लेती है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाती है। लेकिन जी। वफाक की जानिब से अमूमी तौर पर ये देखने में आया है कि वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशिस्तें सिर्फ 45 ही होती है और उनका जो पोर्शन होता है वफाक में वो इतना बड़ा नहीं होता, जो पूरे पंजाब की इंतखाबात या सिंध की जो आने वाली नशिस्तें है उन पर असरअंदाज हो। यही वजह है कि इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अमूमी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को कम ही तवज्जो देती है। इसकी वजह से यही वजह हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पर हम देख सकते हैं कि इलाकाई जमातों की सियासत जो है वो दीगर सूबों की निस्बत बड़े तरीके से और ऐसा तरीके से हम देख सकते हैं वो पिनपती नजर आती है। अच्छा रियाज अली, इसकी डेप्थ रीजंस क्या हैं कि क्यों इतनी कम तवज्जो दी जाती है, और ये भी बताएगा कि इस वक्त जो है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी जमातें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पीटीआई कितनी सीटें जीत सकती है केपी से? वलीद साहब, अभी आपने जो प्रोग्राम शुरू किया, शुरू आपने एक एडिटर की हैसियत से अपने स्टूडियो से शुरू किया, जी। फिर आपने न्यू के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वहां तक चले गए, फिर आपको पता है फवाद साहब से अपनी बात की, जी। आखिर में आप लिहाज अली की जानिब आए। जी। ठीक है, तो पहले जहां पर काम होता था वहीं पर आपने काम किया, फिर जो उसके बाद तो हमें शोरबे का शोरबा मिलता है। तो यही वजह होती है कि सियासी जमात, एक तो हमारा पोर्शन जर्नल जो पोर्शन है उसमें बड़ा कम है। सिर्फ सेनेट में हमारी नशिस्त जो है वो 20 है, बाकी हमारी इस तरह की पोर्शन है ही नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है और जी। अमूमी तौर पर जो बड़ी सियासी जमाती है उनकी तवज्जो इस जानिब कम ही मिलती है। सारी जमातों की तवज्जो पंजाब की जानिब से होती है, क्योंकि पंजाब ही फैसला करता है कि आपने इक़्तिदार की मसनद पर बैठना है या नहीं। जो अमूमी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी पंजाब से कामयाबी हासिल करती है, उन्हें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ सपोर्ट ही चाहिए होता है, बाकी हुकूमत वहीं से बन लेती है। यही वजह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पर यहाँ का जो कबायली अज़ला है वो शदीद महरूमियों की शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, जी। बदकिस्मती से यहाँ की जो कबायली अज़ला है वहाँ का जो ड्यू शेयर है वो आज तक उनको नहीं मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम देख लेते हैं, आज भी हमें पन बिजली और जो गैस रॉयल्टी है वो उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरह हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी में जो उसका हिस्सा है 14.62 वो भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अच्छा लिहाज साहब, खैबर पख्तूनख्वा को मैं तवज्जो लिहाज कम साहब मिलती की है, बात क्योंकि यहाँ पर करता हूँ, खैबर लेकिन पख्तूनख्वा की अमूमी लेकिन तौर लेकिन पर फवाद महरूमियत फवाद ज्यादा साहब जो है कुछ मजेदार सवाल यहाँ करना पर चाह रहे हैं यहाँ पे, दहशतगर्दी फवाद साहब बताइएगा। ये बड़ी मजेदार बात की है लिहाज साहब ने। मैं यहाँ पे बयान कर रहा था कि तहरीक इंसाफ कराची से कामयाब हुई, खान साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जहां से कामयाब हुई इसने वहां तवज्जो नहीं दी। लाहौर से कामयाब नहीं हुई, सारा जोर उनका भी लाहौर पे था कि किसी तरह लाहौर की सीटें जीत जाएं। तो लिहाज साहब वाकई ऐसा है जिस तरह केपीके में कि आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कबायली इलाकों में कोई तवज्जो नहीं दी, कामयाब भी हुए। मैं कराची का बता रहा हूँ, तो नजम भाई लाहौर में भी कोई काम किया था या वहां भी सूरत हाल ऐसी थी? लाहौर में हम पर उस्मान बुज़दार मुसल्लत कर दिया गया, हम पर फरागोगी मुसल्लत कर दी गई, हमारे शहर को कचरा कंडी बना दिया गया, हमारे शहर की सड़कें टूट गईं।
यहाँ पर हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो थी यहाँ पर पैसे लेकर होती थी। लिहाज भाई असल मसला गवर्नेंस का है। मैं आपको बताऊं असल मसला, अगर देखें आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को अहमियत नहीं मिली, वहाँ के पन बिजली के पैसे नहीं मिलते, तो खान साहब की तो पावर बेस जो थी, ताकत की बुनियाद जो थी, आज मैं लाहौर की सड़कों पे लिहाज भाई निकलता हूँ तो जब मैं प्रोग्राम करने के लिए निकलता हूँ तो मुझे हर जो यहाँ पर हमारे पख्तून भाई हैं, जो यहाँ पर हमारे अफगान भाई हैं, हमारे जो यहाँ पर ट्राइबल एरिया से आए हुए भाई हैं, हर बंदा बाहर निकलता है और मुझे कहता है मैं खान साहब के साथ हूँ, मैं खान साहब के साथ हूँ, जान दे दूंगा। सर अगर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का हक अदा नहीं किया और वहां पे डेवलपमेंट नहीं करवाई, ट्राइबल एरियाज को उनके राइट्स नहीं दिए, वहां पर महरूमियों को खत्म नहीं किया, हमारे सामने तो आप मॉडल पेश करते थे, क्या हुआ लेडी रीडिंग अस्पताल का, क्या बना वहां पे बाकी अस्पतालों का? तो सर ऐसी बात नहीं है। मसला सिर्फ बैड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस आएगी तो हजारा में मोटरवे बनी है लिहाज भाई, बाकी जगहों पर भी बनेगी। नजम साहब फिर मुझे आप इतना ही मौका देंगे ताकि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूं। जी 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 ठीक है नजम साहब लिहाज साहब आपका जो है पॉइंट आ गया है। अब मेरे सुन लेने दे, लिहाज भाई को सुनने दें। नहीं वलीद साहब आप मुझे ये है ना, आप करें मेरे पॉइंट लेना। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक साहब से कंक्लूड करवाइएगा, सीनियर है और इसका फैसला देंगे वो हमारे, आप ये समझिएगा वो हमारे काजी फाइजी हैं। ठीक है लिहाज साहब मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है लिहाज साहब बताइए मौका मिलना चाहिए। ओके, पहला मसला ये है कि मैंने कभी भी इमरान खान की तारीफ नहीं की है कि वो एक आइडियल थे, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल 2022 में और आज इस वक्त जनवरी 2024 है, अगस्त 2023 तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। हमें सारा माहाना 3 अरब रुपए से ज्यादा पन बिजली का मुनाफा मिलता है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हमें 16 महीनों में 1 रुपया नहीं मिला, ये दोबारा बता दूं। इमरान खान की हुकूमत में फिर भी थोड़ा बहुत मिलता था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में 1 पाई हमें पन बिजली की नहीं मिली। हमें जो एनएफसी का हमारा ड्यू शेयर है 14.62 वो भी हमें पूरा नहीं मिल रहा है। फेडरल डिविजिबल पूल से हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो भी हमें पूरे नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि खान किसकी तारीफ करे, खान ने तो आपकी पंजाब में भी 16 निशस्ती जीती है ना, जो इंतखाबात हुए थे वहां से भी आप पूछ लेते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ बड़े मुश्किल मौका था, बड़े मुश्किल हालात थे। लिहाज भाई पाकिस्तान बच गया डिफॉल्ट होने से, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, वरना यहाँ पर तो 3000 रुपए लीटर पेट्रोल। नजीब साहब आपका पॉइंट भी आ गया है, लिहाज साहब आपका पॉइंट भी आ गया है। इसके साथ ही मलिक साहब हमारे साथ ऑडियो में मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा कि इस बार आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को, और कहा यह जा रहा है कि 2024 में जो है यूथ का काफी इम्पैक्ट है, अगर यूथ 8 फरवरी को निकलती है तो नताइज किस रुख जाएंगे? देखिए पहले तो मैं ये जो लिहाज साहब बात कर रहे हैं इस पर कमेंट कर दूं कि जी जरूर, कोई शक नहीं कि केपीके के अंदर जो है उनको फंड्स नहीं दिए गए। ठीक है, उसकी लॉजिक ये हो सकती है कि जिसका जिक्र नजम साहब कर रहे हैं कि मुल्क की मैशत बहुत खराब थी, जिस तरीके से हुकूमत गई, फिर जिस तरीके से हुकूमत बनी, डॉलर की जिस तरह कीमत बढ़ी और पूरा एक क्राइसिस पैदा हुआ मुल्क के अंदर। उस क्राइसिस के नतीजे में आप रोज देखते थे कभी पंजाब में हुकूमत टूट रही है, कभी केपीके की हुकूमत टूट रही है। इन हालात में मुल्क की मैशत शदीद दबाव का शिकार भी थी। IMF के साथ बातचीत रुकी, फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि आज़ाद कश्मीर हो या केपीके के अंदर हो, वो फंड रिलीज नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सूबे मुश्किलात का शिकार हुए। बुनियादी मसला ही मुल्क की मैशत की बहाली है और यही आने वाली हुकूमत की के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ की, तो कुछ रोज पहले तक मियां नवाज शरीफ तो ये समझे बैठे थे और ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें पंजाब की हुकूमत मिल जाती है, पंजाब में वो जीत जाते हैं, इसलिए उन्हें सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया, तो यही उनकी कामयाबी होगी। वफाक की हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा जो भी हुकूमत आएगी। आज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि यंगस्टर्स अगर निकल आते हैं तो क्या नताइज के ऊपर उनके कितने असरात होंगे। देखिए दो चीजें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर नौजवान निकलते हैं तो वोट जो है वो PTI को काफी तादाद में पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो PTI का चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हल्कों में उनके उम्मीदवार अपनी कंपेन नहीं चला सके, बाज़ हल्कों में अभी तक डिसीजन नहीं हो सका, बाज़ हल्कों में 2 से 3 से ज्यादा उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं। हर कोई दावेदार है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हूँ, फिर इंतखाबी निशान उनके पास ना होना,
फिर जो खास तौर पर देखा जाए तो जो एक पूरी इलेक्शन डे के ऊपर आपको पूरी फोर्स चाहिए होती है, आपको पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने वर्कर्स चाहिए होते हैं, आपके हर पोलिंग स्टेशन पे आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होता है। बहुत से ऐसे वुकला उम्मीदवार हैं जो कभी उस हल्के में एज ए पोलिटिकल वर्कर की हैसियत से कभी गए ही नहीं। अगर आप जो है उन लोगों की बात करें जो सीनियर वुकला हैं, जिनको टिकट्स तो मिल गए हैं, लेकिन ना उन्होंने कभी अपने हल्के का दौरा किया, ना हल्के से वाकिफ हैं, ना हल्के में किसी बिरादरी के साथ उनका राब्ता है। अब उनका अगर पीटीआई का वोटर उनको वोट जाकर डाल भी दे तो इलेक्शन डे पे अगर वो इलेक्शन को जीतने में कामयाब ना हो सके तो क्या फायदा होगा? ये बड़ा चैलेंज है। फिर पाकिस्तान के अच्छा मलिक साहब, ये इसकी वजूहात क्या है? क्या पार्टी डेमोक्रेसी है या फिर कोई और वजूहात हैं जो कि जिनका सामना है इस वक्त पीटीआई को? मैं समझता हूँ पीटीआई को 9 मई का जो वाकया हुआ है वो एक ऐसा गले में जो है लटका हुआ है जिसको निकालना पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सारे लोग मुकदमात का सामना कर रहे हैं, बहुत से एब्सकॉन्डर हैं, जो अभी एब्सकॉन्डर हैं अब सब्र कीजिए उनकी कंपेन कौन चलाएगा। वोटर जाकर वोट डाल भी दे तो इतने तादाद में वोट डालें कि इलेक्शन जीत जाएं, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोगों को जब ये यकीन हो जाए कि फलां सियासी जमात इलेक्शन जीत कर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है तो आप समझें कि 10 से 15% वोट आपका पार्टी का वो वैसे ही ज़ाया हो जाता है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है। अब ये समझना कि इतनी बड़ी तादाद में यंगस्टर निकले और पूरा मुल्क निकल आए तो फिर वो नतायज के ऊपर कोई असरअंदाज हो सके तो वो बज़ाहिर तो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जी ठीक है, मलिक साहब जो है अपना मौक़िफ़ दे रहे थे इससे मुतालिक। और इस वक्त वेलकम बैक। तो नाज़रीन, डिबेट चल रही थी और इससे पहले जो है मलिक साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि यूथ का कितना इम्पैक्ट है और 8 फरवरी को जो है यूथ किस तरह निकलेगी, इससे मुतालिक अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर रुक करेंगे। नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब ये बताएगा कि NA 119 से मुतालिक अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को इजाज़त दे दी इलेक्शन लड़ने से, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और सनम जावेद मरीम नवाज को कितना टफ टाइम देगी, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, जहाँ तक NA 119 की बात है तो ये मुस्लिम लीग नून का एक पक्का हल्का है, हमेशा से वहाँ से जीतते आए हैं। परवेज़ मलिक हों, अली परवेज़ मलिक हों, ये एक लंबी वहाँ पर हिस्ट्री है। मुस्लिम लीग नून जीतती रही, मुश्किल वक्त में जीतती रही। अब आ जाएँ इसके ऊपर कि यहाँ पर सनम जावेद आ जाएँ और मरीम नवाज़ वहाँ पर हो, मुकाबला बनता नहीं है। लेकिन एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल जो वहाँ पर पैदा हो गई है वो ये है कि सनम जावेद के आने से पहले वहाँ पर इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक के पास टिकट था। मैं उनके घर गया, मैं उनसे मिला भी, वो कंपेन कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है। अब सनम जावेद आ गई हैं तो क्या शहजाद फारूक को निकाल दिया जाएगा, वो ख़त्म कर देंगे अपनी कैंपेन? अच्छा, फिर वहाँ पर यह भी मसला नहीं है। हमारे पीटीआई के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नदीम शेरवानी एडवोकेट, वो भी उम्मीदवार है कौमी असम्बली के, उन्होंने भी कागजात वापस नहीं लिए हुए। तो पीटीआई के तो 3 उम्मीदवार तो इस वक्त वहाँ पर हो गए, जिनमें से मैं 2 जो हैं सनम जावेद और अबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन जब ये आपस में वोट तकसीम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये पीटीआई को जरूर सोचना चाहिए और ये किस तरह इसको कंट्रोल करेंगे ये एक अलहदा बात है। मुकाबला तगड़ा है ये कहा जा सकता है। हम रुक करेंगे, फवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बताएगा कि आप कैसे देख रहे हैं 119 के इस कंपटीशन को, क्या आप इसको कहेंगे कि ये जो है टफ कंपटीशन होने जा रहा है? और ये भी बताएगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को सूबाई असम्बली से इलेक्शन जो है लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इन लोगों को इजाजत मिलने का फायदा नून लीग को ही होना है। एक तो मैं परवेज इलाही साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ये सनम जावेद साहिबा की बात कर रहा हूँ। जो सिनेरियो नजम साहब ने बताया, देखिए इंतखाबात के अंदर ना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं किया जाता कि आपको कितना वोट पड़ेगा, इस बात के ऊपर भी पूरी वर्किंग होती है कि मुखालिफ उम्मीदवार कुछ ऐसे हो जाएं 2-3 के जो दूसरे का वोट काट सकें। इलेक्शन एक जानिब से नहीं होता, इसमें एक जानिब ट्रैफिक ये भी चलती है कि मुखालिफ उम्मीदवार के जैसा ही एक और उम्मीदवार हो उस हल्के के अंदर के जो उसके वोट काट सके। तो ये तो सिनेरियो जो नजम साहब ने बताया ये बिल्कुल अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन इससे ज्यादा सूरत हाल अगर मैं कहूँ कि नून लीग के फेवर में, वो ये है कि अगर मरियम नवाज साहिबा सनम जावेद से मुकाबला किए बगैर जीत जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बांसुरी मिली रहती जिसको वो बजाते रहते। तो वो बांसुरी छिन गई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो ट्रोलिंग का और एक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए और जो है वो तस्वीर लगा के पीछे से हम ना भूल पाएंगे और पता नहीं क्या क्या जो इनके वो सारे राग हैं, उसके लिए एक मौजू कम कर दिया है। और वो मौजू ये है कि सनम जावेद साहिबा ने चूंकि हरा देना था किसी के ख्वाबो ख्याल के अंदर मरियम नवाज साहिबा को, तो वो चूंकि उनको नाअहल कर दिया गया, लिहाजा
मरियम नवाज साहबा का मुकाबला ही नहीं हुआ। अगर ये होती तो ये हो जाता, तो ये भी मामला खत्म हो जाएगा कि अगर मगर से निकल जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरीके से उन्हें बराबर मिल रही है, उनको ये वाली फील्ड भी मिल गई। अब इस पिच के ऊपर वो खेलें, खुश रहें, मजे करें। बाकी तारड़ साहब की जहां तक बात है, बिलावल भुट्टो साहब को बहरहाल इस बात की दाद तो देनी चाहिए कि उन्होंने नून लीग को ललकारने की कोशिश की है, उसके अपने गढ़ के अंदर, उसके अपने हल्के के अंदर। मैं उनकी उस जबान की बात नहीं कर रहा कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और नून लीग जवाबी तौर पर वैसी जबान इस्तेमाल नहीं कर रही। हालांकि नून लीग भी तारीखी तौर पर उस सारी जबान से वाकिफ है, लेकिन शायद मिसाक जमहूरियत का पास है। उनकी वालदा के साथ जो नून लीग के का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक मिसाक एक तय हुआ था कि जिसमें एक दूसरे को गालियां ना देने का फैसला किया था। ठीक है फवाद साहब, आपका भी पॉइंट सामने आ गया। लिहाज अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज साहब, ये बताएगा कि परवेज खट्टर की जानिब से जो है आए दिन जो है नए दावे सामने आ रखे हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने एक्टिव हैं वो केपीके में? ये सवाल परवेज खटक साहब से भी मैंने किया। आपको थोड़ा सा बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में यहाँ की जो कुल नशस्तें वो 145 है और इलेक्टेड नशस्तें जो हैं वो 115 है। अब 115 पर परवेज खटक साहब ने तकरीबन मजमूई तौर पर आधे से कम उम्मीदवार खड़े किए हैं। मैंने यही सवाल परवेज खटक साहब से किया कि आपकी उम्मीदवार भी कम है, फिर भी आपको मतलब है कि अगर आपके सारे उम्मीदवार जीत भी जाए फिर भी आप वज़ीर आला नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा कि कई आज़ाद लोग जो मुंतखब होंगे वो एक मरतबा फिर मेरी सियासी जमात का हिस्सा बन जाएंगे और हुकूमत मैं ही करूंगा। लेकिन परवेज खटक साहब जो ये दावे कर रहे हैं, इसके मुकाबले में मौलाना फजल रहमान साहब और अवामी नेशनल पार्टी इसकी शदीद मुखालिफत कर रही है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी की कैंपेन का बुनियादी नुक्ता ही यही है कि जो आज़ाद पास हो रहे हैं वो परवेज खटक के पास जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि परवेज खटक किसका बंदा है, ये एनपी की दुहाई है। दूसरी जानिब परवेज खटक साहब के खिलाफ जो है वो महाज जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कोल रखी है। किसी हद तक पाकिस्तान पीपल पार्टी भी उसको तनकीद का निशाना बना रही है। तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली हुकूमत होगी वो तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन परवेज खटक साहब के साथ इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो नशस्तों पर उम्मीदवार है, उनमें से शायद दर्जन भर ऐसे होंगे जिनको परवेज खटक साहब को उनके नाम भी मालूम होंगे। बेशतर नाम ऐसे हैं जिनका परवेज खटक साहब को इल्म भी नहीं होगा। शो का वक्त खत्म हो गया है। इस सेक्शन में हमारा साथ दिया सीनियर तजिया का नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, फवाद अहमद साहब मौजूद थे, नजम वली साहब थे और लिहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आवाम का फैसला है और 8 फरवरी को क्या इम्पैक्ट होगा यूथ का और बाकी आवाम का, इससे मुतालिक अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।